चल लिखिए। अभी एक्चुअली मैं ना दूसरे कमरे में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि उस वाले कनेक्शन पहले वाले वाईफाई में नहीं है, तो दूसरे कमरे में आ गया। तो मेरे अपने नोट्स मेंटेन करता हूँ ना, तो मेरे पास अभी मेरे नोट्स है नहीं है जो मैं लिखा रहा हूँ तुमको। चलो मैं देख लूंगा, वैसे कुछ बचा है होगा तो मैं देख लूंगा। लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, संडे की क्लास का टाइम और थोड़ा सा पहले का रहेगा, है ना। संडे के जैसे 10 है, तो मेरी ख्याल से मैं क्लास 7:45 की जगह शायद 7 बजे स्टार्ट करूँ। मैं आपको बता दूंगा कितने बजे स्टार्ट करूंगा। और आपके डाउट्स वाउट्स भी मुझे कराने, हो सकता है कल सैटरडे तो कल की क्लास में पहले डाउट्स करा दूं, या कोई एक्स्ट्रा लेक्चर की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन टाइम थोड़ा वैसा चल रहा है ना। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी, मेरा चश्मा लाना है रहा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, हेलोजन डेरिवेटिव। सर हाँ सर आपने जो कल बेंजोनाइट्राइल बताया था उसका सी हाँ सी एन का नाम, हाँ तो सर मतलब वो बेंजो टर्म क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे? हम बेंजो का तो आपने अलग बताया था ना, 3 सबसे यूनिट के लिए यूज करते हैं। हाँ, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली में ऐसा होता है कि पुराने ज़माने में एक वो था। मैंने एक 11वीं क्लास में आपको एक बात बताई थी पुराने ज़माने के हिसाब से, कि पहले ना साइनाइड का जो नाम था, वो साइनाइड का नाम ओ नाइट्राइल करके दिया जाता था। कैसे दिया जाता था? ओ नाइट्राइल। ये साइनाइड की नेमिंग हुआ करती थी। अब जो उसकी नेमिंग की वजह क्या थी, कि जब हमने इन कंपाउंड की डिस्कवरी की थी तो उसका तरीका ये था। तो जो वैज्ञानिकों ने उस वक्त पुराने जमाने में ये देखा था, ये वाली चीज। आर्यन, आप क्लास में है इस समय? हाँ सर। हाँ बेटा, आपका पासवर्ड आ गया है मेरे पास, तो मैं मतलब आपका और अनन्या यदुवंशी दोनों का है ना, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पर। और सभी टेस्ट, हाँ 2 बच्चों का था, 3 बच्चों का, एक पृथ्वीराज का, एक अनन्या यदुवंशी का, और एक आर्यन का। ठीक है, तीनों को मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ, एक्चुअली ये कंप्यूटर जनरेटेड होती है, और ये मैं जनरेट नहीं कर सकता, ये वहीं से जनरेट होके आते हैं जिस कंपनी से मैंने फ्रेंचाइजी ले रखी है आपकी ऑनलाइन टेस्ट की। तो जब भी आप किसी बच्चे को ऑनलाइन टेस्ट में किसी भी तरह की परेशानी आए तो मुझे मैसेज कर दे, मैं कंपनी को मैसेज कर दूँ, वहाँ का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपको कॉल करके खुद ही बताएगा। हाँ, तो पुराने जमाने में देखिए क्या नेम हुआ करता था, जैसे ओ नाइट्राइल वाली लैंग्वेज चला करती थी। जैसे ये मान लीजिए आपके पास है मिथाइल साइनाइड, और उस इसकी हाइड्रोलिसिस से बनता था एसिटिक एसिड प्लस अमोनिया। तो इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। तो जिस साइनाइड से ये मिला है उसको हम कैसे नेम दिया करते थे? एसीटो, एसीटो ओ, मतलब एसीटी, तो ये आ गया, ओ नाइट्राइल लगा दिया इसमें, ए सी ई टी, तो ये हो गया, और ओ नाइट्राइल इसके अंदर ये लगा दिया करते थे। अब जैसे ये बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड किससे मिलेगा? C6H5Cl से। तो अब जरा नेम चेक करो बेटा, कैसे बनाते थे पुराने जमाने में। बताओ भाई निखर, यहाँ से क्या उठाया? बेंज, और इसके अंदर क्या जोड़ दिया करते थे? ओ नाइट्राइल। अच्छा, हाँ बेंजोनाइट्राइल। हाँ, तो ये पुराने जमाने की बेटा नेमिंग है, जब हमारे पास बहुत कम डिस्कवरी हुआ करती है। तो आप ये अगर जो भी बच्चे इन बातों को नोट करें वो लिख लीजिए, लेकिन रनिंग मेथड से थोड़ा दूर लिखिएगा या नोट के फॉर्म में लिखिए। लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। अच्छा, मैं आपको जानकारी दे दूं, जिन बच्चों को 11 क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करना है वो मेरे को इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि 2 बैचों में 11 क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रही है। एक में हो चुकी है और एक में स्टार्ट होने जा रही है मंडे से। तो मेरे से जो है दोपहर में 2 से 4 के बीच में बात कर ले, तो मैं उसे जानकारी दे दूंगा कब किस बैच में कैसे स्टार्ट हो रही है। हाँ जी, लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स involve may involve one of the following mechanisms. Number 1, SN1. Number 2, SN2. Number 3, SNI. Number 4,
E1, नंबर 5 E2, नंबर 5 E2 और नंबर 6 EI। मैं बता दूं आपको, SN1 SN2 बोर्ड के सिलेबस में है। E1 E2 के बारे में NCERT ने एक 5 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया है, 5 लाइन का एक वो भी बॉक्स बनाया है बस, और कुछ भी नहीं है। मतलब इन शॉर्ट ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, नहीं है और नहीं है। बोर्ड के सिलेबस में फुल लेंथ मैकेनिज्म है SN1 SN2। जहां मैं टॉपिक बताता जा रहा हूँ वहां आप NCERT खोल लें और उन्हें करते चले जाएं। फर्स्ट हेडिंग डाल दें SN1 मैकेनिज्म। कोई भी एक बच्चा बताए कि 11वीं क्लास में क्या मैंने आपको SN1 के बारे में बताया था या नहीं? नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताया था। इंट्रो बेटा जरा पानी ला दो। बिल्कुल भी नहीं बताया था सर बेटा। सिर्फ लिखवाया था, हाँ जी, सिर्फ लिखवाया था। लिखवाया था क्या? मतलब ये हेडिंग सारी बारे में बताओगे, आपने ये बोला था। अच्छा लिखो सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट हेडिंग डाल दें नए पेज से, बड़ा टॉपिक है काफी। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म। यहाँ पर S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर। देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। फर्स्ट, it is a first order, it is a first order kinetics, it is a first order kinetics in which rate of reaction is directly proportional to first power of substrate, first power of substrate such as halogen derivative Rx or alcohol or alcohol. It does not depend on concentration of nucleophile, does not depend on the concentration of nucleophile. It does not depend on the concentration of nucleophile. For example, Rx plus nucleophile give RNU plus X negative. इसमें आप देख पा रहे हैं कि X जो लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप का मतलब जो ग्रुप रिएक्टेंट को छोड़ के जा रहा है, लीविंग ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिस पे लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। कई बार तो बोर्ड में यही क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो रिएक्शन है ये सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है कि एडिशन का, तो एक्स हट के न्यूक्लियोफाइल लगाए तो सब्स्टिट्यूशन का हो गया। अगर हम कहें SN1 के बेसिस पर तो रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to first power of alkyl halide and multiply by concentration of nucleophile की पावर 0। न्यूक्लियोफाइल पे ये डिपेंड नहीं करेगी।
हो सकता है संडे की एक्स्ट्रा क्लास में काफ़ी लंबी क्लास लेकर इसको खींचने की कोशिश करूँ चैप्टर को, अगर आप टाइम मेरे को देंगे तो दशहरा भी मैं जिद नहीं कर सकता आप लोगों से। हाँ जी, अब अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन और एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन की, तो आप देख सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेट ऑफ SN1 बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप रेट ऑफ SN1 को कंपेयर करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल से, तो ये कैसी रहेगी? इंडिपेंडेंट, क्योंकि किस किस पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? 0 पावर के। न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट। Note it. Second feature. Feature number 2. It is a two-step mechanism. It is a two-step mechanism. First step involve generation of carbocation. First step involve generation of carbocation. It is a slow step. It is a slow step and rate determining step. Rate determining step. Full stop. Carbocation formed may undergo rearrangement by shift or ring expansion if possible. Step B. Attack of nucleophile. It is a fast step. Which leads to the formation of carbocation. Sorry, which leads to the formation of product. SN1 का फीचर नंबर 3rd. Rate of SN1, important point है, rate of SN1 for same alkyl group. Rate of SN1 for same alkyl group is Ri greater than Rbr
greater than RCl greater than RF। यहां लिखा मैंने LGA, लीविंग ग्रुप एबिलिटी, लीविंग ग्रुप एबिलिटी मतलब छोड़ के जाने की टेंडेंसी। उसमें आयोडाइड की लीविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर ब्रोमाइड की, फिर क्लोराइड की, फिर फ्लोराइड की। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है। RI बॉन्ड वीकेस्ट बॉन्ड है, सबसे जल्दी टूटेगा तो सबसे जल्दी आई को रिलीज करेगा। RF बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो मुश्किल से F निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर सात्विक बोरा, कैन यू कंपेयर rate of SN1 for these compounds? बताइए क्या ऑर्डर आप बताएंगे इन तीनों का? बोलिए क्या आंसर आएगा SN1 का? डिक्रीज नहीं, मतलब पहले आएगा 3 3 2 1। 3 2 नेक्स्ट पॉइंट, रेट, जो भी पॉइंट नंबर हो डाल दीजिएगा, 4th होगा शायद। रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच है, QSPA, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच। Rate of SN1 is directly proportional to the stability of कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जिसका ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट ऑफ SN1 फास्टर होगी। और रही बात स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखने की, तो बहुत तरीके आप जानते हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स देखना, इंडक्टिव इफेक्ट देखना, प्लस R पावर देखना, कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट चेक करना, जो 11th क्लास में आता है। देखिए, तो जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कंपेयर, ज्यादा एग्जाम्पल दूंगा या कम दूंगा भी, कंपेयर रेट ऑफ SN1, मान लीजिए आपसे कहा गया मिथाइल क्लोराइड टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसकी SN1 रिएक्शन फास्टर होगी। आप जानते हैं इन जनरल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। तो जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो SN1 फास्टर देगा। तो क्या लगता है आपको आंसर? बी। B इज ग्रेटर देन A, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा। कैन यू कंपेयर रेट ऑफ SN1? पहला वाला। A इज ग्रेटर देन B, क्यों? क्योंकि ये जनरेट करेगा 3 डिग्री, यहाँ से जैसे ही क्लोराइड का लॉस हो जाएगा तो यहाँ जनरेशन होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का, और यहाँ क्लोराइड के लॉस के बाद जनरेशन होगा किसका? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। Can you compare rate of SN1? ACB। ACB
फाइनल आंसर ACB। ACB आंसर लगाने की वजह क्यों, ये आप जैसे आर्य ने शायद सबसे पहले बताया वजह। हाँ बता दो। कोई बात नहीं। आप बताएं जरा ACB आंसर होने की वजह क्या है? ये कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा ये वाला, और ये कार्बोकेटाइन याद करो 11वीं क्लास की क्लास में मैंने आपको बहुत बार बताया था कि अगर कहीं ये वाला सिस्टम आ जाए, ये वाला जहां पर लोन पेयर भी प्रेजेंट हो पॉजिटिव चार्ज के बगल में, तो ये अपना लोन पेयर को सैंड करके इसका ऑक्टेट पूरा करा देता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन मानी जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये वही वाली कंडीशन आपको दिख रही होगी, ये वाली देखो, सी दिस। ये फास्टेस्ट शो करेगा क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। इन दोनों में कैसे देखेंगे बी और सी में? अब बताया बी और सी में देखने का तरीका। माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट। माइनस आई इफेक्ट। इसमें जो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ और ये यहाँ पर अब ऑक्सीजन का लोन पेयर तो जा नहीं सकता क्योंकि का डिस्टेंस बढ़ गई है। तो यहाँ पर ये इसको माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट करके इसको डीस्टेबलाइज करेगा, और यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करेगा ये ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गई है इसलिए डीस्टेबलाइजेशन फैक्टर यहाँ पर कम होगा। तो फाइनल आंसर SN1 का ऑर्डर आएगा ACB, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर है ACB। E कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर C कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, और फिर B कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। नोट करें। सर हम्म, जो ए वाला है उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं ना? हाँ रेजोनेंस बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। वैसे इसे रेजोनेंस में जैसे लोन सिंगल चार्ज बोल सकते हैं, मतलब होता है ऐसे? नहीं इस तरह से तो नहीं बनाते, पर हम ये एक्चुअली में हम रेजोनेंस हर उस घटना को कहते हैं जहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर या डबल बॉन्ड मूवमेंट जहां कर जाए उसे हम कहते हैं रेजोनेंस, भले ट्रेडिशनल कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो या ना हो। अब जो CO2 है, CO2 में रेजोनेंस हम मानते हैं डबल बॉन्ड की वजह से, जहां भी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए ना, और मल्टीपल बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ये जहां पर लोन पेयर मूवमेंट कर सके उसे हम रेजोनेंस मान लेते हैं। अच्छा देखिए, किसी बच्चे को कोई भी डाउट अगर आया हो तो बता दे, मैं क्रॉस क्वेश्चन कर। ध्रुव, भैया ध्रुव, आपको समझ में आ गया हाँ क्वेश्चन? सर। आ गया आपको? हाँ सर। ठीक है, कल की एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे आप जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, जो आपका बैकलॉग हाँ है सर। कोऑर्डिनेशन वगैरह का। बिजी तो नहीं है आप? नहीं सर। हॉस्पिटल जा रहे हैं मम्मी के साथ आजकल? हाँ सर। और टाइम खराब होता होगा तेरा हॉस्पिटल में? थोड़ा सा होता है। अच्छा, तो तू भी मरीजों को दिखता होगा? नहीं सर। कंफर्म है? ठीक है, मेरे ख्याल से 4 फीचर हो गए शायद, 5वां फीचर लिखे। अभी रेट ऑफ SN1 में मैं बहुत एग्जाम्पल कराऊंगा, लेकिन अभी मैंने सिर्फ इंट्रो दिया है। लिखिए नेक्स्ट फीचर शायद 5वां होगा, देख लीजिएगा। लिखिए पोलर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीजेस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो आप जानते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का सबसे बड़ी एग्जांपल कौन है? वाटर। एल्कोहल भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। पोलर माने पॉजिटिव नेगेटिव पोल, और प्रोटिक माने जो H दे सके। Polar protic solvent increases rate of SN1, increases rate of SN1 because these solvent, not only stabilize, not only stabilize reactant molecule,
not only stabilize reactant molecule by dipole attraction, but also stabilize carbocation by ion dipole attraction, but also stabilize carbocation by ion dipole attraction, which is stronger than that of dipole attraction, which is stronger than dipole attraction. इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना है सही बच्चों को। जैसे ये कोई एल्काइल क्लोराइड है और आप इसकी रिएक्शन करा रहे NaOH के साथ और बना ROH प्लस NaCl। आप देख पा रहे होंगे जो RCl है, ये RCl एक डाइपोल है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव डाइपोल। जब इस एल्काइल क्लोराइड को हम वाटर में डालेंगे तो वाटर का पॉजिटिव पोल इस नेगेटिव पोल को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और वहां पर डाइपोल अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगे। सिमिलरली यहां पर ये वाले डाइपोल अट्रैक्शन आ जाएंगे। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो रिएक्टेंट को स्टेबलाइज कर रहा है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन को स्लो करने की कोशिश करेगा। अगर आप रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बढ़ाओगे, स्टेबलाइज करोगे तो रिएक्शन तो स्लो हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि पानी की प्रेजेंस डाइपोल अट्रैक्शन करके रिएक्टेंट को स्टेबलाइज कर रही है। लेकिन दूसरी साइड अगर हम जाते हैं तो ये जो RCl है, ये RCl का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है कार्बोकेटाइन प्लस क्लोराइड आयन में, और ये जो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ R पॉजिटिव, जिसे आप बोलोगे आयन, नाउ इट इज सराउंडेड बाय नेगेटिव पोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेगेटिव पोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेता है और यहां पर डेवलप हो जाते हैं क्या? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। अब आप सोच के बताएं कि डाइपोल स्ट्रॉन्गर होगा कि आयन डाइपोल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा? आयन डाइपोल कभी कंप्लीट चार्ज है, यहां पर पार्शियल चार्ज है। तो अब वही पानी का मॉलिक्यूल इधर रिएक्टेंट को स्टेबलाइज कर रहा है, इधर इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर रहा है, पर उसका स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहां स्ट्रॉन्गर है? R पॉजिटिव के लिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट के लिए। इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस SN1 की रेट को बढ़ाती है। आप लोग नोट करिए फटाफट से, मैं तो किसी बच्चे से पूछ लेता हूँ। पहले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि शायद ये 2 मिनट का वक्त बता रहा है, ऐसा ना हो कि वो वक्त चला जाए। जल्दी से नोट करिए और जो मैंने समझाया वो लिखिए। यश भी आपकी समझ में आ गया टॉपिक? यस सर। अच्छा, नहीं तो सॉल्वेंट का वाटर का मॉलिक्यूल
दोनों को स्टेबलाइज कर रहा है या केवल एक को? तो दोनों को स्टेबलाइज कर रहा है, ज्यादा किसको कर रहा है? पर आयन डाइपोल अट्रैक्शंस आते हैं क्योंकि उसमें कंप्लीट चार्ज है और डाइपोल डाइपोल में पार्शियल डाइपोल आ रहे हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लिया तो ओके कर दीजिए आप लोग। सर हाँ बेटा, आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या बताया था कैरेक्टरिस्टिक? पोलर प्रोटिक का मतलब, देख हाँ पोलर प्रोटिक का मतलब ये है कि एक तो दो पोल हो, पॉजिटिव पोल हो नेगेटिव पोल हो, तो उसे डायपोल मोमेंट के बेसिस पे पोलर बोल दिया। और प्रोटिक का मतलब है जो प्रोटॉन दे सके, समझ गए? जो प्रोटॉन दे सकता है वो प्रोटिक है। अब एल्कोहल ले ले, एल्कोहल पोलर है ना, और प्रोटिक भी है क्योंकि वो एच आयन को दे सकता है। पोलर प्रोटिक। लिखिए अगला अगला फीचर लिखे, हटा दो भाई, ये नोट कर लिया तो जल्दी ओके करिए। जी सर। हेडिंग डालें, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1।